तो ओवर पोटेंशियल, सी ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड रिएक्शन होने के लिए कुछ पर्टिकुलर ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन जैसे एजी प्लस एजी में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस विल हैव अ पर्टिकुलर ई नॉट वैल्यू। अगर इसको रिवर्स करना है मुझे तो आई हैव टू प्रोवाइड दिस वैल्यू, और अगर ये खुद से चल रहा है तो ये वाली वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है उतनी वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा। डिस्चार्ज ऑफ अनायन अगेन, यस ठीक है कर देता हूं। सी डिस्चार्ज ऑफ अनायन में द आइडिया इज जितने भी अनायंस आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में रहेंगे, ठीक है ना, वो सारे एक दूसरे के साथ compete करेंगे एनोड के ऊपर और डिस्चार्ज होने के लिए, ठीक है। सिर्फ अनायंस ही एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होंगे बाई लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें ये है कि जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिस अनायन की ज्यादा रहेगी, ठीक है, अनायन टू नॉन न्यूट्रल एटम कन्वर्सन टेंडेंसी जिसकी ज्यादा रहेगी, वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? The discharging of anion by loss of electrons that will take place on a anode. Anions with lowest reduction potential will get discharged preferentially, or anion with highest oxidation potential. Highest oxidation potential or lowest reduction potential. The two things are hand in hand, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो होंगी वो एक का निगेटिव करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो एक में लोएस्ट है तो दूसरे में हाईएस्ट हो जाएगा, दूसरे में लोएस्ट है तो पहले में हाईएस्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? सो रिडक्शन पोटेंशियल अगर लोएस्ट है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट रहेगा। अरे डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्जिंग का मतलब क्या होता है? यू ऐड चार्ज। डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ यू लूज चार्ज so that you get converted to neutral. सर लूज या फिर गेन भी हो सकता है ना? हाँ गेन करके भी कर सकते हो, अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो गेन करके करोगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कटायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अनायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओ, हाँ सर बट समझा। अनायन जो है वो गेन करके कैसे डिस्चार्ज होएगा? अनायन हमेशा लूज करके ही डिस्चार्ज होएगा और कटायन हमेशा गेन करके डिस्चार्ज होएगा, इलेक्ट्रॉन गेन से डिस्चार्ज होएगा, ठीक है। हाँ और सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। और यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, क्या ध्यान में रखना होता है वो समझ लो। जनरली आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया होता है ना, वो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है एजी टू एजी प्लस, सॉरी एजी प्लस टू एजी वाला दिया रहता है। यानी जो एक टेबल है हमारे पास वही स्टैंडर्ड टेबल है, उसको हर जगह पे यूज करना है। अब ये जो दिया हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल है कटायन का, ठीक है। क्लोरीन वगैरह के लिए अगर दिया रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी गिवन लाइक दिस, ठीक है, Cl2 टू Cl माइनस।
इसकी वैल्यू दी रहेगी, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। और इसके अलावा मान लो नाइट्रेट का दिया हुआ है NO3 माइनस एंड दिस इज गेटिंग रिड्यूस टू मे बी NO, ठीक है, इसका दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मान लो कुछ है, you take it to be anything like maybe point minus point reduction है ना, तो that is spontaneous 0.5 to 4 volt, और इसकी वैल्यू कुछ है मे बी प्लस 0.635, ठीक है। तो ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। नाइट्रेट इज फॉर्मिंग nitrous oxide and chlorine is forming chloride ion। अब रियलिटी में क्या होना है, इनका होना है ऑक्सीडेशन। नाइट्रेट तो ऑक्सीडाइज फर्दर हो नहीं सकता है, तो खैर ये एग्जांपल लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा बट ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो सकता है। इट कैन गेट डिस्चार्ज बट ये ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, हमेशा रिड्यूस नहीं होएगा। I'll have to take something else। समझा सर, हाँ। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, MnO4 माइनस भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। देखो ये लेते हैं, अच्छा रुको इसी से समझा देता हूँ, समझाना ही है ना, तो आई एक्सप्लेन फ्रॉम दिस वन ओनली। बेसिकली नाइट्रेट जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, हो सकता है, दैट इज ट्रू, रिड्यूस हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड में। नाइट्रस ऑक्साइड कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू दिस फॉर्म, ठीक है, बट ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, डिस्चार्ज है ऑटोमेटिकली। दिस विल नॉट फिट वेरी गुड इनटू आवर एग्जांपल, रादर आई कैन टेक समथिंग लाइक दिस, E naught SO4 2 minus 2 SO। अरे क्योंकि ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ना, ये तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल में थोड़ी डिस्चार्ज पर नहीं निकलेगा ना, ठीक है। और क्लोराइड वाला निकलेगा गैसियस डिस्चार्ज रिडक्शन अनायन सल्फेट का बनता है sulfate will get reduced, नोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ओके इस तरह का हम कुछ एक सिस्टम ले सकते हैं, सो 3 2 माइनस, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। कोई भी एक वैल्यू अपने हिसाब से ले लो, -2 अगर ले लिया आपने, तो इन दोनों में अगर ये दोनों compete कर रहे होंगे रिएक्शंस, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। दैट मींस दिस आयन सल्फाइड आयन विल बी, sorry, sulfite ion will get discharged as SO3 on anode preferentially compared to chloride ion in form of chlorine, ठीक है। अगर ये दोनों compete कर रहे हैं तो जनरली होता क्या है कि हमारा एक मतलब
सारा सिस्टम एक्वस सिस्टम होता है, और एक्वस सिस्टम में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है OH माइनस आयन, दैट इज ऑलवेज देयर। वाटर है तो हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा ही रहेगा। सो एक डिस्चार्ज रिएक्शन जो होता है हमारा, वो ऑटोमेटिकली ये -2 स्टेट में है। दिस कैन ऑलवेज गेट डिस्चार्ज्ड एज O2। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, Hydroxyl समझा। ion can always get discharged as O2। हाँ तो, सर। तो ये एक कंपीटिंग रिएक्शन हमेशा ही रहता है थ्रू आउट। हाँ, पानी की वजह से, क्योंकि सारे सॉल्यूशन हमारे पानी में ही होते हैं। तो मतलब अभी इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम लोग दो डालेंगे प्लेट्स उसमें, तो फिर सर कैसे मतलब होगा विजुअलाइज? हम्म, बोलो। हम्म, हाँ, ऊपर से नीचे में एक्टिविटी का मतलब रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी या एक्टिविटी, एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, दैट डिक्रीजेस। एंड ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी अगर कटायंस की यानी मेटल्स की डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स उनकी डिपोजिशन टेंडेंसी जो होगी, यानी कटायन जब फॉर्म कर लिए रहेंगे उसके बाद उनका डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी जो होगा वो बहुत फास्ट रहेगा। हाँ, हेलो। सर ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है सर, मतलब कि ओ एच मतलब वाटर में एग्जिस्ट करते हुए OH माइनस का न्यूट्रलाइज करने का, मतलब नहीं समझा सर। अरे ये न्यूट्रलाइज करेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये compete करेगा हर किसी के साथ। ये न्यूट्रलाइज होगा हमेशा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर देखते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जस्ट एक ये वैल्यू मुझे दे लेने दो तुम लोगों को, ठीक है। और O2 प्लस H2O plus 4 electron gives me 4 OH minus aqueous, and for this E naught is equal to uh, 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 0.4 वोल्ट, ठीक है। एक और रिएक्शन है, O2 plus 4H plus 4 electron gives us 2H2O। नहीं, कुछ इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिख लेने दो फिर मैं बताता हूँ significance, ठीक है। क्या? हाँ, उसका मतलब है कि वो आयंस जनरली डिस्चार्ज नहीं होते हैं।
सॉल्यूशंस से। बहुत हाई कंसंट्रेशन में भी रहेंगे तब भी डिस्चार्ज नहीं होते हैं। हाँ, ये उनका इंट्रिंसिक नेचर है, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल उनका जनरली हाई रहता है, मतलब हाई है। सॉरी, डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत लो है। हम्म। ओके। और देखो, अब मैंने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए मोल्टेन NaCl को। ठीक है, मोल्टेन NaCl अगर मैंने लिया तो यहाँ पर क्या क्या स्पीसीज हैं यहाँ पर प्रेजेंट? व्हाट आर द डिफरेंट स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ओवर हियर? स्पीसीज, हाँ मतलब आयन ही। और क्या रहेगा वहां पर मोल्टेन NaCl में? ठीक है। से पूरा सॉल्यूशन मोल्टन NaCl का है। हाँ, पूरा सॉल्यूशन मोल्टेन NaCl। सर Na+Cl-। ठीक है, इसमें बस दो ही चीजें रहेंगी, Na+ एंड Cl-। ये क्या है? बड़ा वाला एक्सटर्नल बैटरी है। बड़ा 9 जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ये यहाँ पर अटैच्ड है, तो ये वाला टर्मिनल जो होगा या इलेक्ट्रोड जो होगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम निगेटिव। पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वाले आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस आयन विल lose its electron and will evolve as Cl2। ठीक है, Na+ जो है that is going to get attracted towards this, it will gain an electron and will get deposited either over here, somewhat like this। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, बट ये प्रोसेस और होगा। सर हाँ बोलो ना। सर वो Cl मतलब कि Cl- इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाँ, देना और फिर पड़ेगा मतलब उसको ना। सर फिर वो न्यूट्रल Cl में हो जाएगा, फिर वो Cl2 कैसे रिलीज होगा? हाँ, Cl2 इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही वो न्यूट्रलाइज करेगा एटॉमिक स्टेट में ना, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एटॉमिक स्टेट में तो वो एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, इट विल बी हाईली रिएक्टिव, so it will try to find out another atom to get associated with it and it forms Cl2। ओह सॉरी सर, हाँ समझा। ठीक है, चलेगा। सोडियम जो है निगेटिव वाले, यानी निगेटिव वाला का मतलब हो गया क्या? ये कैथोड हो गया और ये हो गया एनोड, राइट? कोई डाउट इसमें? अब चूंकि यहाँ पे प्रोसेस जो है सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, एक चीज और इसमें है, बता देता हूँ। दैट इज, इस बैटरी का वोल्टेज हम क्या रखेंगे सो दैट ये दोनों प्रोसेसेस हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ भी रखेंगे वैल्यू तो ये दोनों हो जाएगा, राइट? इसकी वोल्टेज कितनी रखनी पड़ेगी हमको?
तो Cl से Cl माइनस से Cl2 आने के लिए, Cl माइनस से Cl2 आने के लिए हमारा पोटेंशियल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? That can be seen from the table which I have given. IBR अरे यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये टेबल दिया था तुम लोगों को ना, तो रखने के लिए थोड़ी दिया था। हेलो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने बता नहीं, था। मैं कुछ नहीं बोल रहा था अभी इस बीच में, मैं सिर्फ टेबल देख रहा हूँ, जो टेबल भेजा था आप लोगों को ना एक बार, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हा, एंड इलेक्ट्रोड हाफ सेल पोटेंशियल। वाला। हाँ, हाँ आखिर सर, वाला नहीं, याद है। एक टेबल भेजा था जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ था, बहुत हाँ सारे सर। इलेक्ट्रोड। सर रिडक्शन पोटेंशियल था सबका। एग्जैक्टली, तो उसकी बात कर रहा हूँ। आयोडीन है ना। अब क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो है 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो Cl2 plus 2 electrons making Cl minus 2, the E नॉट रिक्वायर। अब यहाँ पे ये है कि ये गैस है और ये एक्वस है, सारे ये जो होते हैं एक्वस रहते हैं। तो E नॉट Cl2 to Cl minus is 1.36 वोल्ट। डिस्चार्ज करना है तो मुझे इधर से इधर आना है, यानी उल्टा काम करना है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी की रहेगी? मिनिमम 1.36 की। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब ये दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग। Na को जाना है तो Na का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? Na का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है माइनस, सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.71। रिडक्शन पोटेंशियल जो Na का है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na सॉलिड, इसके लिए E नॉट की वैल्यू जो है ये है -2.71 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोसेस क्या है? हाईली अनफेवरेबल और हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसका ई नॉट बहुत ही ज्यादा निगेटिव है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? हाँ नेवरदलेस, सर, समझा। हाँ, अब पॉइंट ये है कि हम जो यहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे वो किस लेवल का होना चाहिए मिनिमम, so that both the processes can take place. ठीक है? The answer can come from the fact that पहले वाले प्रोसेस को होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, या कितनी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 1.36 वोल्ट। अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो Cl माइनस जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो खुद से वो उतना एनर्जी प्रोवाइड करके Cl2 से Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। इज दैट ओके? और Na प्लस को Na में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, तो अगेन वो
खुद से होता नहीं है, हमें करना पड़ेगा, एंड इट विल रिक्वायर अ 2.71 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, 2.71 अप्रोक्सीमेटली 2.8, मतलब 2.8 अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे कुछ भी हो मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब सोडियम प्लस जो है वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। ठीक है। सो द मिनिमम सप्लाई जो मैं यहां से दूंगा that could be anything greater than this value, mod of this value 2.71 से ज्यादा रहेगा तभी दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपनसेट कर पाएगा, या एनर्जी इस फोर्स के साथ, इस स्ट्रेंथ के साथ प्रोवाइड कर पाएगा, so that the reverse reactions can take place easily, or the respective reactions can take place easily। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम थी, बट दैट प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व्ड इजीली विदाउट एनी कंफ्यूजन। प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ इसकी वैल्यू निकालने की थी। रिजॉल्व हो गई क्योंकि यही दोनों है, दोनों अकेले अकेले हैं, इसका भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसका भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काम हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं एक अगले सिनारियो में आता हूं। अगेन NaCl को ही रखता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, बट इस बार सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। सिनारियो में चेंजेस ये रहेंगे कि दिस टाइम इंस्टेड ऑफ NaCl molten आई एम गोइंग टू टेक aqueous NaCl। ठीक है, the moment I have my aqueous NaCl, I will have few competitors। अगेन पॉजिटिव, ये निगेटिव। इस बार यहाँ पर क्या क्या आयंस रहेंगे हमारे पास, क्या क्या स्पीसीज रहेंगे? ऑब्वियसली Na प्लस एक्वस रहेगा इस बार, फिर Cl माइनस एक्वस रहेगा, और क्या रहेगा? H प्लस OH माइनस, या यस, somewhat amount of H plus and somewhat amount of OH minus will be there। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? So there are going to be 2 cations and 2 anions। ठीक है ना? अंडरस्टूड सर। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेयर द कंपटीशन कम्स फ्रॉम। तो अब ये दोनों अगर कंपटीशन में हैं तो वी विल सी देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इसका इलेक्ट्रोड सर H पोटेंशियल, plus will get हाँ, इसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? Na प्लस प्लस Na is equal to minus 2.71 वोल्ट। एंड अब देखो यहाँ पर वैसे हम लोग देख लें, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस H2 हाफ H2, और इसके बेसिस पर बोल लें कि H प्लस डिस्चार्ज H2 डिस्चार्ज होएगा, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। ये रिएक्शन कभी भी अकेला नहीं होएगा। ठीक है, क्यों अकेला नहीं होएगा? एनी रीजंस? अगर सिर्फ यही हुआ, ठीक है,
ये सॉल्यूशन अगर इनिशियली न्यूट्रल है तो ये धीरे धीरे एसिडिक बन जाएगा, हाँ राइट। जनरली ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर सारी चीजें न्यूट्रल ही हैं, Na और Cl मिलकर के न्यूट्रलिटी क्रिएट कर रहे हैं और H2O इज एनीवे न्यूट्रल, तो बिना किसी चेंजेस के ये सॉल्यूशन न्यूट्रल से एसिडिक या बेसिक नहीं हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली H प्लस अगर खाली कंज्यूम हुआ तो व्हाट विल हैपन, OH माइनस का कंसेंट्रेशन पॉसिबली बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि ये रिएक्शन सेग्रीगेशन में नहीं होता है कभी भी। ये रिएक्शन किसके साथ होएगा, तो the side reaction is always going to be H2O dissociating into ओ H इट्स plus माइन। plus OH minus। ये दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, और इसका क्या होता है, ई नॉट क्या होगा, के डब्ल्यू हमको पता है, राइट नाउ। हाँ आयनिक सर प्रोडक्ट सर, और 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 रेज टू 10 to the माइनस power 14 minus 14। और 10 रेज टू माइनस 12 और 60 पर। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का, this divided by 55.5, is that okay? बात समझ सर में भाई आ रही फिफ्टी है। फाइव पॉइंट फाइव आ सर भाई 55.5। H2O का कंसेंट्रेशन क्या होता है, बताया था कभी क्या, K equilibrium for this reaction is going to be ionic product of water divided by concentration of water. So Kw by concentration of H2O. This is 10 to the power minus 14 divided by 55.55. Is that okay? और इस इक्वेशन को यूज करके मैं डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8.314 into 300 approximately 2500। इसकी वैल्यू आ रही है -38.55 या 56 इंटू 2500 करा हमने अगर विथ माइनस साइन, -2500 approximately। This is going to give me 96,390
0.5 joules. ठीक है, तो इस रिएक्शन का नेट जो होगा दैट विल बी दिस वैल्यू 96,390.5 joules. और इसके बेसिस पर मैं ई नॉट निकाल सकता हूं इस रिएक्शन का. ई नॉट नेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट minus n into f, which is going to be roughly equal to 96,390.5 divided by ये वैल्यू 96 95 के आसपास रहेगी. 2500 नहीं रहता है, 2400. बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ा सा देखना चाह रहा था मैं. सो -8.314 into 298, it's coming out to be 95525.7 joules. 95525.75 joules. इससे ई नॉट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 95525.75. एन की वैल्यू 1 रहेगी, एफ की वैल्यू 96,500 approximately divided by 96,500. It becomes roughly equal to -0.98 वोल्ट या 99 वोल्ट. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, ये वाला प्रोसेस, इसका वैल्यू क्या है ई नॉट का? -9.99 वोल्ट. दिस इज इन कॉम्पिटिशन टू, this reaction is competing with this reaction. So which one is likely to win? The one having higher reduction potential. रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा. ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. लेकिन ये ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकते, इनकी टेंडेंसी नहीं ऑक्सीडाइज होने की, हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है. ठीक है, तो ये सिर्फ ये दो स्पीसीज जो है ये सिर्फ रिड्यूस हो सकते हैं, बट इसका रिडक्शन जो होगा दैट विल बी अकम्पनीड ऑलवेज बाय दिस रिएक्शन. एंड देयरफॉर कंसिडरेट मेरा नेट इक्वेशन जो रहता है इसके रिडक्शन का, वो हमेशा ये रहता है, और इसकी वैल्यू के साथ कंपटीशन होता है इन लोगों का. इज दैट ओके? एनीवे, नाउ दिस वन इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज. Sorry, this one is not going to get discharged. Hydrogen is going to get discharged. तो ये कटायन वाला तो समझ में आ गया, कोई इश्यू नहीं है. अब हम लोग आते हैं अनायन के ऊपर. ठीक है, अनायन मतलब एनोड के ऊपर क्या होएगा? एनोड के ऊपर किसका किसका कंपटीशन होएगा? अगेन we will have two competitors, Cl minus and OH minus from H2O. They will be competing together in order to getting discharged on anode, right? दोनों निगेटिव आयंस जो है इसकी तरफ दौड़ लगाएंगे, और जो जीतेगा रेस वो डिस्चार्ज हो जाएगा. इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? Cl2 plus electron giving us Cl minus
and the value is, नोट किया था ना, yeah, 1.36 volt. E naught is equal to 1.36 volt. ठीक है, ये क्या है इसका रिडक्शन पोटेंशियल. प्रोसेस क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन. तो या तो इसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. Cl minus is equal to Cl2 half plus electron. E naught for this process will be minus 1.36 volt. दूसरा जो कंपीटिंग रिएक्शन इसके साथ होगा वो क्या होगा, that is obviously going to be OH minus losing itself as O2 and plus some electrons are going to get evolved. कितने इलेक्ट्रॉन्स पर ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. So we are going to have 2 oxygens, therefore 4 electrons and कुछ H plus भी रहेगा, रहना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ पर 2 और 2 H plus 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक होएगा, हो सकता है. और दूसरा पार्ट ऑफ रिएक्शन जो इसका होगा ऑब्वियसली ये वाला होएगा, H2O डिसोसिएटिंग एज H plus plus OH minus 2 2 and 2. फिर ये चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2H2O गोइंग एज O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन. अब लकीली मेरे पास ये है कि मेरे पास इस प्रोसेस के भी उल्टा प्रोसेस का और इस प्रोसेस के भी उल्टा प्रोसेस का E नॉट है. तो मैं इन दोनों के E नॉट को लिख देता हूं डायरेक्टली. E naught for this process is going to be minus 4. ये वाला प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, it will be minus 0.4 और इस वाले प्रोसेस का minus 1.23 वोल्ट. minus 0.4 वोल्ट एंड इसका है माइनस, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाले का minus 1.23 वोल्ट. ठीक है, अब इन दोनों में सॉरी इन दोनों में कंपटीशन है. इनका रिडक्शन पोटेंशियल का कंपटीशन करा लें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कंपटीशन करा लें. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होएगा. तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली इसका दिख रहा है, तो ये प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होना चालू होएगा. अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करेंगे तो इधर से ये आता हुआ, मतलब रिवर्स वाला अगर इक्वेशन देखेंगे हम लोग, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा. तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, इसलिए ये वाला रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगा, यानी O2 का प्रोडक्शन होएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर. अथर्व, अथर्व आवाज नहीं आई आप, समझ में आया ये बात? हाँ सर. ओके, सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. इसी चीज को बोलते हैं कंपटीशन जो हो रहा है, इसमें जो बाहर निकल गया वो प्रेफरेंशियली निकल गया. प्रेफरेंशियली निकल गया तो वो डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. ओके, नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज ओवर पोटेंशियल. बट आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? निकालिए. सर नहीं है, 12th का नहीं है.
सर लेकिन आपने सेंड पीडीएफ सेंड किया था ना? गो टू पेज नंबर, आई एम लेटिंग यू गाइस नो, जस्ट अ सेकेंड. Now, go to page number 86, products of electrolysis. कहाँ पे? Page number 86, products of electrolysis. इसी में का एक छोटा सा पार्ट है ओवर पोटेंशियल, वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसके पहले शायद ये चीज है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. सर हाँ बोलो. इसमें तो जो पीडीएफ है उसमें 30 पेजेस, सॉरी, तो 86 पेज ओपन करना. हाँ पेज नंबर 86 3.5.1 ये पूरा पढ़ना है आप लोगों को. 3.5.1 पूरा पढ़ना है, ठीक है? एंड तक, मतलब 5.1 पूरा एंड तक, पेज नंबर 86 से और 88 के शुरू तक, ठीक है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 अगर एक्वस दिया हुआ है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? कैथोड पर एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, और यहाँ पर H प्लस का ऐसा नहीं है कि H2O से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यहाँ पर H प्लस का कंट्रीब्यूशन H2SO4 से भी आएगा. तो यहाँ पर कैथोड का रिएक्शन जो होगा दैट विल बी यूनिकली H प्लस accepting electron to get converted into H plus, sorry half H2, ठीक है? क्योंकि ये सेल्फ डिसोसिएशन से खुद से आ जाएगा. अब यहाँ पर सिर्फ एनोड के अंदर में कंपटीशन होगा. देयर आर टू कॉम्पिटिंग रिएक्शंस. पहला वाला तो ऑब्वियसली OH हाइड्रोक्सिल आयन वाला है, जो 2H2O गिविंग अस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? विथ E नॉट इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हो जाएगा -1.23 वोल्ट. रिडक्शन पोटेंशियल इसका 1.23 वोल्ट रहता है. एक सेकंड देखने को, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही 1.23 वोल्ट. हाँ ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.23 वोल्ट.
एक मिनट हो गया। और एक्टिवेशन में मान लो अगर हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, जैसे दोनों को एक्टिवेट करने के लिए मुझे 100 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, और दोनों में रिएक्शन होने के बाद फाइनली वो सराउंडिंग को 300 जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है, तो नेट डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस जो होगा दैट विल बिकम 200, ठीक है। तो हमको प्रोसेस का जो डेल्टा एच वैल्यू दिखता है या मिलता है, और वो सिर्फ एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, और कि प्रोसेस कैसा है, कितनी एनर्जी मुझे ओवरऑल एट द एंड देगा। बट इस डेल्टा एच के निगेटिव वैल्यू में हमको कहीं भी ये पता नहीं चलता है कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी जरूरत होगी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हाँ सर। यहाँ पे जो डेल्टा ई या ई नॉट की वैल्यू मुझे दी हुई है, ये वही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, डेल्टा जी विच हैज कम फ्रॉम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? यस सर। हाँ सर। यस। It is not at all accounting for this requirement for any of these reactions if they are there, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है, एक चीज और समझिए कि ये नेट वाली वैल्यू दी हुई है कि अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है तो इसको होने के लिए जो एक्टिवेशन वगैरह चाहिए होगा वो सब राइट ऑफ करने के बाद जो हमको एनर्जी मिलेगी वो ये वाली एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन जब हम रिवर्स रिएक्शन करा रहे हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो मुझे पहले सप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये भी एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी भी सप्लाई कर रहा हूं। जब ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता खुद से, यानी रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता, तो वो वाला जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट काट छाट करके मुझे ये एनर्जी ये देता, दैट्स ट्रू। बट जब मैं रिवर्स रिएक्शन कर रहा हूं तो मैं ये भी दे रहा हूं और वो वाली एनर्जी भी मुझे देनी पड़ेगी। तो फिर तो ऐसे हर रिवर्स रिएक्शन होगा, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरनल कैरिकेचर, राइट। सो जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में हो ही, कुछ रिएक्शन में नहीं भी हो सकता है, दैट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के साथ में वो जुड़ा होता है इंट्रिंसिकली, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल, इनफैक्ट अराउंड 0.6 वोल्ट का ओवर पोटेंशियल रहता है इसका, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू जो दिख रही है -2.3, that becomes equal to -1.85. Is that okay? After considering the over potential, अरे रुक जाओ भाई, पहला क्वेश्चन अभी समझाया नहीं, दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया, पहले ठहरो समझो। This -1.23 वैल्यू जो है that becomes because of over potential, that extra requirement, it becomes equal to -1.85 volt. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? सर नहीं समझे सर, वापस एक बार बताओ ना। हाँ, मैंने बस ये बोला कि एक प्रोसेस कोई भी हो रहा है ए से बी का कन्वर्सन, जैसे यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा था पहले, O2 is getting reduced into H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपको E नॉट जो मिल रहा था दैट वाज 1.23 वोल्ट। ये ऑक्सीजन को एक्टिवेट करने में जो एनर्जी लगी है आपकी, सो दैट वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर पाए, वो एनर्जी को राइट ऑफ करने के बाद, राइट ऑफ करना मतलब हटा देने के बाद ये वाली वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। अब अगर आपको उल्टा कन्वर्ट करना है
तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर भी रहेगा, सेम अमाउंट का एक्टिवेशन एनर्जी रहता है, ठीक है। तो जब प्रोसेस को उल्टा किया तब आपको ये वाला अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, प्लस साथ में एक्टिवेशन वाली जो एनर्जी है वो भी आपको देनी पड़ेगी बाहर से ना। इज दैट ओके? या अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सो पूछो, मुंह बंद करके मत बैठो। सो वो एक्टिवेशन वाला पार्ट भी क्यों लगेगा मतलब? हाँ, एक्टिवेशन वाला पार्ट इसलिए लगेगा क्योंकि कोई भी प्रोसेस होने के पहले चीजों का एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे तो दे विल नॉट इंटरैक्ट। अब वो एक्टिवेशन ऐसे तुम समझ सकते हो कि अगर O2 मॉलिक्यूल को डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ, तो मॉलिक्यूलर स्टेट में ऑक्सीजन तो रिएक्ट करने वाला है नहीं, उसको पहले एटम में ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, राइट? बिना एटम में ब्रेक किए हुए हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, कि कर यस जाएगा? सर। और नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। हाँ सर, यस अंडरस्टूड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। मतलब ये बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन बता दिया, मतलब मिलता जुलता, प्रिसाइजली ऐसे ही एक्टिवेशन नहीं होता, बट हाँ ये भी एक कंपोनेंट होता है एक्टिवेशन। इट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स, देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो। क्लियर है? अब पॉइंट ये है कि अगर इधर से इधर जाने में एक्टिवेशन की जरूरत पड़ रही है मुझे, तो इधर से इधर आने में भी इक्वल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। दैट्स हाउ लाइफ इज, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या होता है? नेट रिजल्ट क्या होता है कि यहां पर तो चूंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, मतलब एनर्जी मिलने वाली थी ओवरऑल, तो हमने जो दिया उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो हमको ओवरऑल मिल रहा था। मतलब एक्चुअली अगर 500 यूनिट मिल रहा था और हमने पहले 200 यूनिट दे रखा है, तो डिस्प्ले पर हम क्या लगाएंगे कि हमको कितने का फायदा हुआ? 300 का, ठीक है। लेकिन जब रिवर्स प्रोसेस आप करने लगेंगे तो क्या 300 के सप्लाई से आप यहां से यहां आ सकते हैं? नहीं, आपको कितना देना पड़ेगा? 300 प्लस ये एक्टिवेशन वाला 200 भी देना पड़ेगा, उसके बगैर कैसे काम होगा? सर ये एक्टिवेशन में दूसरा आपने रैंडमली बोला ना वैल्यू? ऑब्वियसली रैंडमली बोलूंगा। 200 के बदले दे 150 मान ले या 250 मान ले, जो मानना है मान लो, बट देना पड़ेगा ना कुछ एक्स्ट्रा 300 के ऊपर। तभी तो ये एक्टिवेट होकर के कन्वर्ट होएगा ना दूसरी तरफ, यस सर अंडरस्टूड। ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, उसको यहां पर अकाउंट करना पड़ेगा। उसकी जब अकाउंटिंग हम करते हैं इस हाफ सेल के लिए, तो इट हैपेंस दैट इट बिकम्स ऑलमोस्ट -1.85 वोल्ट, लगभग -0.6 वोल्ट का एक्टिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। इज दैट ओके? यस सर अंडरस्टूड। ठीक है, चलेगा। अभी एक्टिवेशन वाला पार्ट समझ में आ गया आपको, तो फिर अब हम लोग इस वैल्यू को बेसिकली यूज करेंगे डिस्कशंस के लिए, क्योंकि विथ ओवर पोटेंशियल लगभग यही वैल्यू रहती है इस हाफ सेल रिएक्शन। विदाउट ओवर पोटेंशियल ये वैल्यू रहती है,
और विथ ओवर पोटेंशियल ये वैल्यू रहती है। तो एक्चुअली विथ ओवर पोटेंशियल वाली वैल्यू जो होती है उसी के साथ, क्योंकि वही मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो बस देखने के लिए। एक्चुअल जब रिवर्स रिएक्शन करने लगते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जब करने लगते हैं, तो वी ऑलवेज हैव टू कंसीडर दिस वैल्यू रादर देन जस्ट दिस वैल्यू। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो अब Cl माइनस के कंपैरिजन में भी which one have become more active, इसका -1.36 है और इसका दिखने में इतना था बट रियलिटी कितनी है इसकी -1.85 वोल्ट। 85 That means it becomes less spontaneous. That means this will take lead and it will take place. अब हम सल्फेट वाले केस में आएंगे तो और वहां सर मैं ये हो गया सर, वो मतलब स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा? हाँ, जिसका ई नॉट ज्यादा होगा, ये फॉरवर्ड देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे तो जिसका ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। सर तो फिर ऑक्सीडेशन Cl माइनस वाले में एक्टिवेशन नहीं लगेगा? नहीं, Cl माइनस वाले का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है उसमें भी, बट ऑलमोस्ट नील ही रहता है, वेरी लेस। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके। द हाँ, Cl माइनस में भी रहता है बट बहुत कम रहता है, ये -1.36 से इट हार्डली गोज टू -1.4। ठीक है, ऑक्सीजन वाले केस में, इस वाले केस में द ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में ना बेसिकली ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिवली ज्यादा। इतना ज्यादा जनरली और किसी में नहीं होता है, बहुत ही कम ऐसे हैं जिनमें इस तरह का बिहेवियर होता है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ देम बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस। जनरली ये रिएक्टिव नहीं है, नहीं तो फिर देखो एक्चुअली नेचर से बेसिकली समझने की कोशिश करो। ऑक्सीजन अगर वो वैसे तो रिएक्टिव है बट उसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता, तो फिर O2 गैस एग्जिस्ट नहीं करता ना नेचर में। बात समझ रहे हो? O2 फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो फटाफट रिएक्ट कर जाता, एंड इसकी वजह से उसके अंदर में वो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, लेट अस कम बैक। तो अब H2SO4 वाले केस में क्या होता है कि यहां पर इवन आफ्टर कंसिडरिंग द ओवर पोटेंशियल, इवन आफ्टर कंसिडरिंग द ओवर पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट हैपेंस टू बी लोअर। ठीक है, और इस सिनेरियो में अगर चीजें डाइल्यूट हैं, ठीक है, तो ये प्रेडोमिनेंट रहेगा और यही रिएक्शन होता है अगर डाइल्यूट है तो। लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है, यानी इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया, तो हाउ इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस is going to affect the E value of this process। तो E is equal to क्या होता है, E नॉट माइनस क्या होता है, एनोड का 2.303 हाँ या फिर या फिर 0.59 हाँ 0.59 लॉग ऑफ 0.59 log of Q। ठीक है, सर। S2OH2 माइनस, हाँ बोलिए ना।
तो ये SO4 माइनस के लिए हम लोग ने लिखा था कि जितना भी कंसंट्रेशन होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या क्या? SO4 माइनस 2 माइनस वो सल्फेट आयन के लिए है, जब किसी सॉल्ट के साथ उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अच्छा। बात समझ रहे हैं? हम्म। ये सॉल्ट एनालिसिस नहीं, H2SO4 को डायरेक्टली हम इलेक्ट्रोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? और उसमें भी इसका कंसंट्रेशन को हाई कर रहे हैं तब ये हो रहा है। अब वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हाई करेंगे तो क्यों हो रहा है, राइट? तो देखिए, जब इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहेगा, ठीक है, और ये डिवीजन में है, तो ये वाला चीज पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला चीज जो माइनस है साइन, दैट विल बिकम पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर जो वैल्यू होगा -1.96, उसमें हम कोई एक नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है? तो सिग्निफिकेंटली हाई कंसेंट्रेशन पर इट मे बिकम बेटर देन -1.85, उसके ऊपर जा सकता है ना, ठीक है? तो फिर ये रिएक्शन होने लगता है, बट दिस टेक्स प्लेस ओनली एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। इज दैट ओके? तो अभी हम लोग थोड़ा सा, आवाज आ रही है अथर्व? हाँ सर। हर्षित? उसको SO4 को खाली वो दूसरे आयन से ज्यादा होके कुछ नहीं होगा ना, बहुत हाई होना पड़ेगा। बहुत हाई होना पड़ेगा, इसके सेल्फ कंसेंट्रेशन को हाई होना पड़ेगा। ओके, ओवर पोटेंशियल, द एक्स्ट्रा EMF required to activate a half cell reaction in addition to the standard EMF value of that half cell ड्यूरिंग नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, during standard EMF value of that class, mainly during electrolysis. अच्छा, ये जरूरी नहीं है मेनली ड्यूरिंग लिखा है मैंने, बट एक्चुअली ओवर पोटेंशियल जो है ना, ये जो एक्टिवेशन वाला ओवर पोटेंशियल है ना, अब ओवर पोटेंशियल के दो रीजंस होते हैं, ठीक है? क्या क्या रीजंस हैं? ओवर पोटेंशियल could be due to
number 1, activation energy requirement, दूसरा है impurities impact। ठीक है। देखिए लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इसने पूछा था मुझे ध्यान नहीं है, बट explicitly accounted, ठीक है ना। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट वाला केस जो है, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर दिखता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऑपरेशन के टाइम पर, यानी जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, ये ऑलरेडी हमारा जो नेट एनर्जी वो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें हमने अकाउंट कर रखा है इसकी वैल्यू कि एक्टिवेशन में मुझे 50 यूनिट देने पड़े हैं, टोटल मिल रहा है 500, तो नेट कितना मिला मुझे? 450। तो अब 450 किसकी वजह से मिला? क्योंकि हाइड्रोजन एक साथ में पड़ा हुआ है, तो उसका तो 0 मिलना है, तो बाकी जो मिला वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से ही मिला। तो यहां पर वो 50 यूनिट की जो रिक्वायरमेंट थी, वो ऑलरेडी हमने नलिफाई कर रखी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर ओवर पोटेंशियल इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट। इज दैट ओके? जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तभी सिर्फ इसकी जरूरत पड़ती है। अब इंप्यूरिटीज वाला केस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर इंप्यूरिटीज की वजह से ओवर पोटेंशियल है, तो इसका इफेक्ट दोनों ही तरफ पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी पड़ेगा और इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में कैसा पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल में ये हमारा सेल पोटेंशियल को डिप करेगा, ठीक है, सेल पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक में एनर्जी रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी रिक्वायरमेंट इंक्रीज। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. am I audible? So that Yes, is all sir. about over potential. We can now go to Faraday's law of electrolysis. Okay. So Faraday's law of electrolysis में it is a set of two laws. इसमें ये बोला जाता है कि अगर हम सेम करंट के थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस उनकी कर रहे हैं, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड is going to be directly proportional to
the current flowing through it, ठीक है, and it is also directly proportional to the time for which the current is flowing, ठीक है. So the amount of substance, पहला law इसका जो है law 1, the amount of substance